मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं राधिका तेजपाल जी, जो एक टैरो कार्ड रीडर हैं और एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, इमेज एंड पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं। इसके अलावा भी मैम ने कई सारे फेदर्स अपने क्राउन में ऐड किए हैं। किस तरीके से उनकी लाइफ की जर्नी रही है, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, आज राधिका जी से जानते हैं। राधिका जी, अपना टाइम देने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सोनिका, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी मैम, क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बोर्न एंड बॉट अप कहाँ पर हुआ है मैम? सोनिका, मैं दिल्ली की हूँ। यहीं मेरा बर्थ हुआ, यहीं मेरी पढ़ाई हुई, यहीं मैं ब्रॉट अप हूँ। सो टोटल टोटल दिल्लीite। यस। ओके, सो बचपन कैसा बीता है? लाइक एज अ गर्ल अपब्रिंगिंग कैसी रही है? लिबरल फैमिली थी कि नहीं, जो भी आपका मन है कर सकते हो, या फिर जो कुछ फैमिलीज में होता है कि नहीं, हॉस्टल में नहीं जा सकते, ये नहीं करना है, हम जो बोलेंगे उसी करियर को चूज करना है, तो आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन, मैं लकीली टचवुड, भगवान का बहुत बहुत मैं थैंक्स करती हूँ कि मुझे एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड फैमिली में जन्म दिया। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत ही, दोनों साइड, नान के दाद के दोनों तरफ बहुत ही ब्रॉड माइंडेड। ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। सो वी हैड अ वेरी लिबरल अपब्रिंगिंग। तो जो भी हम करना चाहते थे वो हमें फुल आज़ादी थी करने के लिए। सो बोथ वाह। साइड्स। तो जॉइंट फैमिली में थी मैं। इनफैक्ट मैं अपने ननिहाल में पली बड़ी हूँ। मेरे डैड जो हैं वो फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, स्क्रीन प्ले राइटिंग और डायरेक्शन के, पुणे में। सो वहाँ उस टाइम पर एजुकेशन वाइज उतना अच्छा नहीं था। सो ही प्रेफर्ड कि मैं दिल्ली में रहूं, क्योंकि मेरा ननिहाल दिल्ली में था और मेरे जो दाद के साइड है वो करनाल में थे। सो ही फेल्ट कि दिल्ली की एजुकेशन वुड बी बेटर। तो मैं अपने ननिहाल में पली बड़ी, और उनके गुजर जाने के बाद फिर मदर भी वहीं आ गए थे, ननिहाल में ही। सो इट वाज अ वेरी मैं क्या बताऊं, मतलब इतना खुला डुला एनवायरनमेंट था कि यस, आई मीन उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही खुला डुला एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ। आपने अपने चाइल्डहुड को काफी एंजॉय किया है। बहुत 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 जॉइंट फैमिली में तो वैसे ही मजे आते थे। और अभी तो जैसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं। सो अब मुझे, मैं मिस करती हूँ, बल्कि अपने बच्चों के साथ में वो चीजें मिस करती हूँ जो हम लोगों ने देखी हैं एज कजन्स, एज घर के बड़े लोग जो हमें समझाते थे या डांटते थे, या जैसे हम गुस्सा हो जाते थे कि क्यों पूछ रहे हैं हमसे ऐसा। सो वो छोटी छोटी बातें, उनका प्यार, उनका सब कुछ, लाइक वो आई थिंक आज की जनरेशन मिस कर रही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सच में हो रहा है क्योंकि डिवाइसेस इतने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की और अपनेपन की कमी दिखती है बच्चों में। बहुत ज्यादा, जी बहुत मैम। ज्यादा। ओके। एक लड़की के कई सारे रूप होते हैं। वो एक मदर होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है। लेकिन अगर राधिका के बारे में जानना है, हु इज राधिका, जो किसी की बहन नहीं है, जो इंडिविजुअल, अगर आप कौन हैं, तो अपने आप को आप कैसे डिफाइन करोगे कि हु इज राधिका? किस तरीके के पसंद और नापसंद है, किस तरीके का जीवन जीना पसंद है, और क्या वो ख्वाहिशें हैं जो राधिका की पर्सनल ख्वाहिशें हैं कि हाँ, ये मैं हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। ख्वाहिशें तो खैर बहुत होती हैं जिंदगी में। आई मीन ख्वाहिशें तो नेवर एंडिंग होती हैं। एक पूरी हुई दूसरी शुरू हो जाती है, वो नहीं पूरी हुई तो थोड़ी निराशा हो जाती है, फिर एक और पे आप चल देते हो। सो ख्वाहिशें तो हाँ बहुत होती हैं। बट मैं कैसे देखती हूँ इस बात से, मुझे एक कोट है कार्ल जंग का, कि वो कहते हैं कि इफ यू ड्रीम आउटसाइड, लाइक इफ यू लुक आउटसाइड देन यू कैन ओनली ड्रीम, बट इफ यू लुक विद इन यू अवेकन। सो उनका एक तरह से ये कहना है कि अगर बाहर ही देखोगे तो सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाओगे, और अगर अंदर झांकोगे अपने तो फिर ही तुम एनलाइटन होगे। लेकिन मुझे ये दोनों चीजें ही मैं करती हूँ। मैं बाहर देखती हूँ, मैं ड्रीम करती हूँ, और फिर उन ड्रीम्स को किस तरह से पूरा करूँ उसके अंदर अपने आप को झांकती हूँ।
और फिर अपने आप को अवेकन करती हूँ और उन ड्रीम्स को पूरा होने की कोशिश करती हूँ। हो जाए पूरे तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ख्वाब देखो और उसको पूरा करो। सो दैट्स हाउ आई एम एज़ अ पर्सन। जी यस। मैम। और एजुकेशन में आपने क्या किया? एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किए हैं। मैं आई एम मिरांडा हाउस का एलुमनाई। So I did my ओके। history honors in graduation and then I did my sociology in masters. फिर मैंने डिप्लोमा किया अपना पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग में। So yeah, that is what my journey has been from academic point of view. ओके, और आपकी हॉबीज क्या क्या है? क्या क्या करना पसंद है? हॉबीज, देखिए हॉबीज अब सी आई एम ऑलमोस्ट लाइक 50 के भी थोड़ा सा इधर ही कह लो सो जी। राइट साइड पे। सो हॉबीज, देखिए हॉबीज तो इस टाइम तक क्या कहें, मतलब हॉबीज तो अब वो टाइम है जो यंग एज के लिए होता है। अभी तो जो फ्री टाइम मिलता है उसमें मुझे जितना भी मैं अपनी कुछ वही जो ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाहिशें, अगर उन्हीं को मैं पूरा करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मुझे एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब मेरा झुकाव है। मेबी बिकॉज़ मेरे डीएनए ऐसा है, मेरे फादर फ़िल्म लाइन में थे तो मेरा उस तरफ का झुकाव ज़्यादा रहता है। तो जी। येस, मैं थिएटर वग़ैरह जाना बहुत पसंद करती हूँ, देखना बहुत पसंद करती हूँ आजकल क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते। तो मैं पाकिस्तानी प्लेज़ बहुत देख रही हूँ। सो वो देखने ओके। में मुझे बहुत मज़ा आता है। उन लोगों का साउंड्स कल्चर देखने इंटरेस्टिंग। में, या हम्म। वो सारी चीज़ें देखने में, लोगों को जानने में, ऐसी किताबें पढ़ने में जहाँ ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हों और इस तरह की बातें उनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में हो और उनसे मैं क्या इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। सो ऐसी चीज़ें पढ़ने में और देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सो यू कैन से कि हॉबीज़ तो पता नहीं, बट जब मुझे समय मिलता है किसी भी काम के लिए तो वो करना मैं पसंद करती हूँ, देखना। जी। ओके, तो करियर की शुरुआत कैसे हुई पढ़ाई के बाद? कौन सी एज में करियर शुरू किया और कैसे किया? ओके, सो करियर एक्चुअली मैं आई थिंक कुछ फाइनल ईयर में ही थी कॉलेज के। तो वो होता है ना कि कभी हो जाता है कि मदर ने कहा कि इतना खर्चा करती हो, ये है वो है, ध्यान से किया करो। ओके। तो हमने ऐसे ही हम्म। मस्ती में एक बार, एक ये होटल है जिसे अब द ललित कहते हैं बट हमारे टाइम में हॉलिडे इन क्राउन प्लाजा बोला जाता था। तो मैंने वहां जाके ओके। अप्लाई किया एंड मुझे हम्म। एज गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई। सो हम्म। यू कैन से कि हाँ, मतलब मेरा फाइनल ईयर खत्म हो रहा था एंड दैट इज द टाइम कि मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना करियर। हम्म। एंड उसके बाद मैंने वो मुझे ज़्यादा टाइम मज़ा नहीं आया करने में। बट आई ऑल्सो हैड ओके। जॉइंड माय मास्टर्स डिप्लोमा इन हम्म। पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग। तो जब उसको मैंने जॉइन किया तो तब तक तो मैं ये करती रही जब तक वो हो रहा था। बट हम्म। इन बिटवीन एक एयरलाइंस आई, प्राइवेट एयरलाइंस, एयर सहारा करके। उस टाइम प्राइवेट जी। एयरलाइंस कोई थी ही नहीं, ओनली एयर इंडिया था। हम्म। सो द हम्म। मोमेंट दैट केम आई अप्लाइड देयर ऑल्सो। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी जनता आई हुई थी वहां अप्लाई के करके कि मुझे लग रहा था पता नहीं हम्म। मेरा होगा कि नहीं। एंड हम्म। पता नहीं कहाँ कहाँ से, लखनऊ से, कैलकाटा से, हर जगह से लोग, गर्ल्स बॉयज सब आए हुए थे। एंड दे वर हम्म। टू टेक ओनली आई थिंक 7 क्रू मेंबर्स। तो उसमें जब मेरा फाइनल हो गया तो मुझे बहुत बहुत मतलब एक बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुई थी उस टाइम पर। एंड जी। उनके साथ फिर हमने ट्रेनिंग की एंड 1 साल तक फ्लाई किया। और फिर हम्म। एक another airlines came called Modi Luft, which was a collaboration of Modi's and Lufthansa, and they were जी। sending their crew members to Germany, Frankfurt for training. तो हम्म। मैंने कहा यहाँ ट्राई करके देखते हैं, ग्रोथ क्योंकि जरूरी है लाइफ में, आपको एक जगह रुक नहीं बिल्कुल। जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। सो हम्म। वहाँ अप्लाई किया एंड लकीली वहाँ भी हो गया। सो हमने फिर ओके। 3 इयर्स तक उनके साथ फ्लाई किया एंड देन फिर शादी हो गई। तो और वो आर्मी ऑफिसर से हुई तो फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और फिर उनके साथ हम पूरा देश भ्रमण करते रहे। फिर सिर्फ सिविल लाइफ देखी हुई थी, कभी आर्मी के हम्म। बारे में कुछ पता नहीं था। और हमें लगता था बड़ी ग्लैमरस सी लाइफ है और यही सोच के शायद मैंने शादी भी की थी लेकिन वहां ओके। जाके पता चलता है कि एक फौजी की लाइफ क्या होती है, कितनी हार्डशिप वाली होती है एंड हाउ हम्म। लाइक इट्स द रियलिटीज से अगेन आप रूबरू होते हैं।
कि क्या रियलिटी है और बिल्कुल। कैसे हमारे देश में हम इतने प्रोटेक्टेड आराम से रह रहे हैं और किन की वजह से रह रहे हैं। सो यस, एक वो और आँख मुझे खुली। तो लगता है कि आर्मी में जो लोग होते हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे फाइट करते ही हैं, लेकिन उनकी फैमिली भी उनका उतना ही साथ देती है। उनको उनके बिना रहना पड़ता है, उनको हर रोज मिस करना, उनके बिना रहना, कहानियों में टाइम बिताना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मैं तो कहूंगी कि फैमिली भी उतना ही फाइट करती है जितना आर्मी वाले फाइट करते हैं। बहुत सुंदर कहा और बिल्कुल सोनिका। भी बहुत कम लोग आसान ये नहीं कहते होती है लाइफ। हैं। यस, बट या इट इज डिफिकल्ट। सिंगल हैंडेडली एक्चुअली एक मदर ही पाल जी। रही होती है बच्चे को। तो यस, यू आर वेरी राइट। तो शादी के बाद लाइफ में किस तरीके के बदलाव आए और किस तरीके से लाइफ की नई शुरुआत हुई? क्या वापस से करियर की शुरुआत करने की कोशिश करी आपने या फिर किस तरीके से डिजाइन किया? सो शादी के बाद सोनिका एक्चुअली, क्योंकि जैसे अभी आपने खुद ही बोला कि बहुत मुश्किल है कि जब हस्बैंड बाहर है तो बच्चों को पालने के लिए सिर्फ एक मदर ही रह जाती है, और दोनों ही हम्म, अगर जॉब के लिए निकल जाएं तो फिर बच्चे बहुत निग्लेक्ट हो जाते हैं। सो जी। आई डिसाइडेड टू टेक अ बैक सीट एंड आई जस्ट थॉट कि थोड़े से संभल जाए बच्चे, फिर उसके बाद ही करियर के बारे में सोचा जाएगा। So for जी। almost about 8 years, I was on a complete sabbatical. And after that only, फिर मेरे को चांस है, like my husband got a posting in Kargil, तो हम लोगों को चंडी मंदिर हम लोगों ने एसएफ लिया। एसएफ इज सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन। तो वहां पर एक इंस्टीट्यूट नया ही स्टार्ट हुआ था, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003। सो जी। और मेरे मदर स्पेशली मेरे लिए शिफ्ट हुए चंडीगढ़, बिकॉज वो तो मैंने हम्म, आपको बताया ना हम लोग दिल्ली के हैं, तो उन्होंने एक फ्लैट वहां लिया अपने लिए एंड शी हम्म, शिफ्टेड देयर। तो मैं हम्म, बच्चों को वहां फिर मैंने डिसाइड किया कि छोड़ के जाना, क्योंकि मेरे को फ्रैंकफिन में एज अ सीनियर एविएशन ट्रेनर की जॉब मिल गई। तो ओके। वहीं फिर मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 12 years मैं फ्रैंकफिन के साथ एज अ ट्रेनर रही फिर। ओके, तो काफी अलग अलग तरीके के आपकी लाइफ के फेजेस रहे हैं, पहले होटल इंडस्ट्री, फिर केबिन क्रू, और अब एज अ ट्रेनर। ट्रेनर, हाँ। ओके, तो लाइफ में नई नई चीजों को ऐड करना अच्छा लगता है या फिर अनप्लान होती चली गई चीजें? नहीं, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना और अपनी लाइफ़ में उसको इम्बाइब करना और देखना कि मैं कितना इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकती हूँ। मेरी अंदर से एक्चुअली पर्सनैलिटी भी यही है, अपने आप को खुद को चैलेंज करते रहना, कि मैं मेरे जी। पोटेंशियल क्या है, कितनी है। लाइक एक मुझे लगता था कि मैं कभी भी टीचर नहीं बन सकती, मैं ट्रेन नहीं कर सकती। एंड व्हेन दिस अपॉर्च्युनिटी केम एज़ अ ट्रेनर, तो मुझे डर था कि मैं शायद नहीं डिलीवर कर पाऊंगी जो मुझसे हम्म, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो बट समहाउ लाइक वहां पे इतना अच्छा रहा मेरा टेन्योर कि लाइक मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया ही है रादर देन एनी अदर थिंग। सो अबाउट 12 years तक आई वाज विद देम। ओके, तो 12 साल के बाद फिर कोई पर्टिकुलर रीजन था छोड़ने का या फिर आपको लगा कि कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए? पर्टिकुलर रीजन सोने का ये था कि मेरे मदर की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड। सो मेरे को उनके लिए, बिकॉज शी वाज देयर विद मी आफ्टर माय फादर एक्सपायर्ड, शी वाज माय मॉरल सपोर्ट पूरी तरह। वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रही थी हमेशा, लाइफ के हर डिसीजन में, हर मोड़ में, हर उतराव चढ़ाव में। सो दिस वाज हम्म, द टाइम जब अब मेरी बारी थी उनकी तरफ। सो हम्म, दैट वाज द रीजन कि मैंने उनको फुल अटेंशन देने के लिए देन आई अगेन थॉट कि नहीं, ये टाइम नहीं है अपने बारे में सोचने का। ये समय है कि हम्म, अब मैं अपना बेटी होने का कर्तव्य पूरा करूं। सो आई वाज विद हर एंड दैट इज द रीजन। दो लाइक शी पास्ड अवे इन 2014, मैंने 2013 तक इनफैक्ट थी फ्रैंकफिन के साथ, बट 2014 शी पास्ड अवे। and then um, and then there was some other change that came in my life, and उनकी डेथ के बाद कुछ इस तरह से लगने लगा मुझे कि ऐसा क्यों होता है, लाइक यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। जब हम्म, आपने देखी होती हैं फैमिलीज में डेथ्स भी देखी होती हैं, सुना भी होता है, आपने बहुत अटेंड की होती हैं प्रेयर मीटिंग्स, लेकिन जब आपका अपना करीबी जब जाता है ना, तो आप क्वेश्चन हम्म, करते हो कि क्या है ये, वो क्यों चले गए, क्यों छोड़ के चले गए आपको।
and that is the time I turned to another thing, and that is spirituality कह लें या जो भी कह लें, किसी तरह से मैं टैरो रीडिंग की तरफ मेरा झुकाव चला गया। ध्यान गया। सो फिर वहां से मेरी एक टैरो रीडिंग की शुरुआत हुई। दो मैं पहले भी सीख रही थी थोड़ा बहुत, बट ये यहाँ से 2014 से तो मेरी बहुत जैसे सीरियस लेवल पर शुरू हो गई एक जर्नी। सीखना तो मैंने शुरू कर दिया था अबाउट 2010-11 में, लेकिन ओके, तो क्या 2014 से मेरे को बस कुछ ऐसा हुआ कि इस तरफ कुछ ज्यादा ही मतलब मैं बढ़ने लगी इसके तो क्या साथ। ये कह सकते हैं कि जिस सैडनेस वाले फेज से आप गुजर रहे थे, तो क्या कभी आपको भी जरूरत महसूस हुई कि मुझे इस तरीके का कोई सजेशन लेना चाहिए किसी टैरो कार्ड रीडर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से? तो क्या आपने कभी इस दौरान कोई सलाह ली थी जब आप बहुत दुखी थे, परेशान थे और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे थे बार-बार? तो क्या जरूरत पड़ी कभी इस तरीके के सजेशन की? हाँ, इस तरीके के सजेशन की तो ख़ैर मुझे पहले ही ज़रूरत पड़ी थी, जब मैं आपको बता रही हूँ कि 2010-11 से ही मैं इस मोडालिटी के साथ जुड़ गई थी। तो हुँ, लाइफ़ में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, लाइक आपको हुँ, तो ये मेरे को एक्चुअली टैरो किसी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था, कि अगर ओके, आपको लग रहा है कि आपको कोई सॉल्यूशन ढूँढना है या कुछ, तो मैं ये चाह रही थी कि मुझे ऐसे लंबे-चौड़े वो जो एस्ट्रोलॉजी में उपाय बताते हैं, तो मैं उसको बोल रही हुँ, थी कि मुझे ऐसे लंबे-चौड़े उपाय नहीं चाहिए। कि वो मुझे कहें हुँ, कि वहाँ जाके और ये करके और ऐसे करके करें, तो वो मेरे से हो नहीं पाएगा। हुँ, सो शी सजेस्टेड कि नहीं, आई मीन शी टोल्ड मी कि टैरो में ऐसा नहीं होता है। आप जाओ, हुँ, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस के थ्रू आपको काफ़ी यू विल गेट टू नो योर आंसर्स, एंड वही हुआ। तो हुँ, 2010-11 से तो मैं इस मोडालिटी के साथ तो जुड़ गई थी, बट जिसे कहते हैं ना कि वो अवेकनिंग पार्ट जो होता है, वो हुँ, 2014 में आफ्टर माय मॉम एक्सपायर्ड, वो तब हुआ मेरा। उस मोडालिटी के साथ। और हुँ, एक्चुअली मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि जब उनकी हेल्थ बिगड़ रही थी तो मैं खुद ही टैरो कर रही थी और उसमें दिख भी रहा था कि शायद नहीं बचेंगी। तो ओके, वो जो शॉक जो मुझे अंदर पहुँचा ना, और वो कार्ड जो हुँ, आता है और जो मेरी आँखों में वो बार-बार सामने आया, तो उसने हुँ, मुझे कुछ ज़्यादा ही अंदर से यू नो जिसे कहते हैं झकझोर दिया, हिला दिया, एंड देन आई वेरी सीरियसली फॉलोड दिस। ओके। हुँ, तो एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर अबाउट द टैरो कार्ड एंड न्यूमरोलॉजी तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आई थिंक इस माध्यम से उनको भी कुछ पता चले। तो एक्चुअल में टैरो कार्ड रीडिंग की अगर बेसिक्स की बात की जाए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई परेशान है और टैरो कार्ड रीडर के पास आता है, मान लीजिए आपके पास आता है, तो किस तरीके के वो फर्स्ट स्टेप या किस तरीके की वो बेसिक चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से ये काम करता है? ओके। सो टैरो का मैं आपको बताऊँ कि टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं है कि ये प्रेडिक्शंस करती है। टैरो हुँ, रीडिंग गाइडेंस की तरह है। जैसे हमारे घर के बड़े-बुज़ुर्ग हमें गाइड करते हैं कि बच्चे ये रास्ता लो, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और उसके बाद वो हुँ, बच्चा फ़ॉलो करे या ना करे, ये बच्चे के हुँ, ऊपर है। अब वो बच्चे का हुँ, डिसीज़न क्यों, एक बड़ा समझा रहा है, तो उसको लगता है कि हाँ, ये ठीक हो सकता है, वो चल भी सकता है उस रास्ते पे, और उसको लगे कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये नहीं ठीक रहेगा, और वो नहीं चले, हुँ, तो वो उसकी मर्ज़ी है। सो टैरो भी उसी तरह से एक फ्री विल है, वो आपको गाइडेंस देता है कि अगर आप टैरो रीडर के पास आते हैं, आप बता दें कि मेरी ये इशू है, से सपोजिंग आप कहते हैं कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, सो हुँ, आप तो अब मेरी जॉब में क्या वो है, कब तक लग जाएगी, मेन क्वेश्चन सबका यही होगा, तो कि भाई मतलब हुँ, जॉब, अगर जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना है कि ये जॉब मेरी कब तक लग जाएगी। सो टैरो आपको हुँ, ये ऐसे नहीं कहेगा कि अच्छा, आपकी भविष्यवाणी ये हुई है और इस तरह से आपकी जॉब ऐसे लग जाएगी, वो आपको गाइडेंस देगा हुँ, कि अगर आप ओके, ऐसे चलोगे तो आपको जॉब मिल जा सकती है जल्द ही, मिल सकती अगर है। आप हुँ, ऐसे चलेंगे तो डिले हो सकता है। तो ये आपको चॉइसेस देता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको डायरेक्शन देता है। उसके बाद जो हुँ, लेने आया है गाइडेंस, वो उसकी फ्री विल है कि उसने कौन-सा रास्ता अपने लिए चूज़ करना है। सो हुँ। टैरो की इस तरह से अ, वर्किंग होती है। ओके, जो टैरो कार्ड जो आप रीड करते हो,
अ, उसका तरीका क्या है और ये किस तरीके से लाइक काम करता है, कितने परसेंट इफेक्टिव है? ओके। देखिए, टैरो नंबर्स नहीं, एनर्जीज पे, हमारी वाइब्रेशंस पे काम करता है। हम उस मोमेंट जिस वक्त वहां बैठे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, तो वो हमारी हम्म। वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो हमारे अंदर से हमारी वो कार्ड्स जो है वो निकालते हैं। कितनी बार ऐसा हम्म। हुआ है, क्लाइंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि पर ये तो मुझे पहले ही पता था। हम्म। या तो ऐसे बोलेंगे कि पर ये तो मुझे पहले ही पता था, या वो बोलेंगे अरे हाँ, यही मुझे अंदर से भी लग रहा था। मतलब बेसिकली टैरो आपकी जो सबकॉन्शियस है, जो आपकी गट फीलिंग है, उस पर वो स्टैंप लगा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं। हम सब में एक सिक्स सेंस होती है, हम सब में एक एक वो हम्म। बात होती है, अंदर से हमारा मन बता रहा होता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें कर लेना चाहिए। सो टैरो आपकी हम्म। सबकॉन्शियस पे हाँ या ना की एक तरह से मोहर लगाता है, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस पकड़ता है, राइट। और जो आप नंबर्स कह रहे हैं, ये नंबर्स तो खैर हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, वो टैरो में नहीं होता है। हम्म। लेकिन हम्म। आपका जो न्यूमरोलॉजी है वो नंबर्स पे चलती है, और वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको कैलकुलेट हम्म। करके आपके कौन से नंबर्स आपको फेवरेबल हैं, उनके हिसाब से वो आपको गाइडेंस देता है। न्यूमरोलॉजी उस तरह से वर्क करती है, टैरो आपकी प्योर आपकी सबकॉन्शियस पर वर्क करती है, और क्या आपके लिए ठीक रहेगा उस तरह से वर्क करती है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, कि न्यूमरोलॉजी क्या है एक्चुअली? सो न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली आप जिस डेट पे पैदा हुए हैं, वो हम्म। डेट को हम कैलकुलेट करते हैं, आपका एक डेस्टिनी हम्म। नंबर बनता है। हम्म। वो डेस्टिनी नंबर से आपकी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होती है कि आपको कौन सा प्लैनेट सूट कर रहा है, आपके जो नंबर, जो नाम में जो अक्षर आ रहे हैं, वो अक्षर आपको हम्म। कैसे सूट कर रहे हैं या नहीं सूट कर रहे हैं, उनमें आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, हाउ नंबर्स आर अफेक्टिंग योर लाइफ। एंड आपका हम्म। जो लाइफ पाथ नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है। आप अपना पूरा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करेंगे, एड अप करेंगे, और उसको हम्म। एड अप करते 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 बिल्कुल सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। जैसे ओके। ले लीजिए 12/1/2022। हम्म। हम्म। ओके, सो 12 को कैलकुलेट करेंगे 1+2, और हम्म। हो गया 3, 3 और हम्म। 1 4, 4 एंड 6 10। तो हम्म। 10 हो गया, 10 का टोटल हो गया 1+0 1। सो लाइफ पाथ नंबर राइट। उस इंसान का 1 हो गया। अब वंस में वन के कौन से फ्रेंडली नंबर्स हैं और कौन से एनिमी नंबर्स हैं, उसको किन हम्म। नंबर्स के साथ जुड़ना चाहिए, किन नंबर्स से दूर रहना चाहिए, ये न्यूमरोलॉजी बताती है। सो दैट इज हाउ ओके, न्यूमरोलॉजी, तो ये बर्थ डेट पे काम करती है? डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है। एब्सोल्युटली, टोटली टोटली न्यूमरोलॉजी ओके। आपकी उसी हिसाब ओके, से काम टाइम करती मैटर करता है, लाइक किस टाइम पे जन्म है। नहीं, हुआ वो है, किस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी में बर्थ हुआ? करता है, वो वो एस्ट्रोलॉजी में करता एस्ट्रोलॉजी। है। कि आप ओके, तो कितने जैसे समय पे पैदा। आपने हम्म, तो वही एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ, और आई थिंक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है ये, कि टेरो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, या एस्ट्रोलॉजी है, तो क्या एक डिफरेंस है सब में? किस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए क्योंकि डिफरेंट। आपको अच्छे से पता है, तो आई थिंक आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। हुँ। सो ये पहले तो जैसे ये होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको कौन-सा ब्रांड हम्म। पसंद है, आप वही ब्रांड का कपड़ा लेने जाएँगे, राइट? जी। फिर ये डिपेंड करता है कि आपको, जैसे टैरो है ना, वो शॉर्ट टर्म आपको गाइडेंस देता है। दैट इज़ नॉट समथिंग, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी ओके। में क्या है कि आपका हम्म। पूरा एक बर्थ चार्ट बनता है, और उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ डिफाइन की जाती है। कि हम्म। आपका बचपन ऐसा ही रहेगा, आपका हम्म। यूथ में ये होगा, आपकी शादी में ऐसा रहेगा, आपकी जो आगे की लाइफ है वो ऐसी रहेगी। सो वो पूरी एक डिफाइन हो जाती है आपकी लाइफ एस्ट्रोलॉजी में, जब आपका एक पूरा बर्थ चार्ट बनता है। व्हेयरएज़ टैरो हम्म। डज़ नॉट डू दिस। उसका टैरो का क्या रूल है, टैरो आप आते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरा करियर हम्म। या मेरी लव लाइफ हम्म। या मेरे बच्चों का ये इश्यू, जो भी, मतलब मेरा हम्म। घर कब तक हो जाएगा। सो वो हम्म। आपकी करंट एनर्जीज को पकड़ता है।
और वो आपको ओके। सिर्फ आपसे डेट ऑफ बर्थ भी सिर्फ हम इसलिए मांगते हैं कि वो बिल्कुल फिर स्पेसिफिक हो जाए कि वो आप ही के बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में नहीं हो रही। बहुत जरूर कई हम्म, लोग नहीं भी बताना चाहते अपना डेट ऑफ बर्थ, इट्स ओके। So हम्म, just with your energies also, it can be picked up. The cards can be picked up. अब वो हम्म, कार्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपने क्या पिक किया है वो आपको आंसर्स मिलते हैं उसमें, राइट? हम्म, लेकिन इसमें ये जो है ये एनर्जीज जो है हमारी जो माइंडसेट है जो हमारी सबकॉन्शियस है वो हर थोड़े टाइम में बदल जाती है। तो आपकी ये जो कार्ड रीडिंग है वो हर 6 महीने बाद चेंज भी हो सकती है। आप सेम क्वेश्चन अगर 6 महीने बाद पूछेंगे तो अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तो वो कार्ड रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। ये एस्ट्रोलॉजी ओके। की तरह लिखी हुई वो नहीं है कि ये आपका मुकद्दर हम्म, बन गया है और अब यही रहेगा, राइट? और न्यूमरोलॉजी बिहेवियर तो पे मैंने काम जैसे बताया करते हैं। वो बिल्कुल नंबर्स के ऊपर है कि उसमें भी हम्म, नंबर्स वो आपकी वो डिफाइंड है कि इस ये नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की जर्नी इस तरह रहने वाली है। ओके। तो उसका भी न्यूमरोलॉजी में भी टाइम का फर्क पड़ता है कि आने वाले 6 मंथ नहीं, की बात आप बता सकते हो या फिर आने वाले 1 साल की? वो किस तरीके से काम करता है? न्यूमरोलॉजी आपकी मेनली आपकी पर्सनालिटी को बताता है। न्यूमरोलॉजी आपके जैसे वो ये बता सकता है आपके लाइफ पाथ नंबर के अकॉर्डिंग कि ये साल कैसा रहने वाला है या अगले 4 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो वो कैलकुलेट आप हम्म, करते जाइए कि 2022 कैसा रहेगा, 23 कैसा रहेगा, 24 कैसा रहेगा। फिर वो आपके फ्रेंडली नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कौन-कौन से हम्म, मंथ्स आपके लिए, ऐसे हम मंथ्स भी कैलकुलेट करते हैं, हम हफ्ता भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हफ्ता आपके जो है वो आपके फ्रेंडली नंबर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि वो एक तरह से हाँ डिफाइंड हो जाता है, बट ये नहीं है कि हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो पूरी आपकी एक कच्चा चिट्ठा टाइप जिसे हम कहते हैं पूरा बन जाता है। वो न्यूमरोलॉजी में आई वुड से कि हाँ ये आपकी पर्सनालिटी बताता है न्यूमरोलॉजी कि ये आपकी पर्सनालिटी है और ये पर्सनालिटी के लोग आपको सूट करेंगे। या इस ये नंबर्स, जैसे आप अपने घर का नंबर ये देखिए या आप अपना फोन हम्म, नंबर ऐसा रखिए। सो वो नंबर्स आप उन न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि ये नंबर्स आपको सूटेबल हैं। दिशाएं इस तरह से नंबर्स पे आपकी काम करते हैं। डायरेक्शंस, आपकी फेवरेबल डायरेक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी फेवरेबल डायरेक्शन है आप लोग न्यूमरोलॉजी। ओके। तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जब आपके पास क्लाइंट आते हैं अपनी समस्या लेके? तो आपको कौन सी चीजें ऐसी लगती हैं कि हाँ, ये कुछ बड़ी चीज है, इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता? लाइफ में मैंने एक चीज वैसे भी सीखी है अदर देन न्यूमरोलॉजी एंड अदर देन टैरो, एज अ हम्म, ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, कि हम्म, लाइफ में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। हम हमारे हम्म, अंदर ही है सब कुछ और हमें ही उठकर उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। सो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सबकी सब आंसर्स हैं। अगर ये जीवन दिया है, जैसे मेरी मदर बोला करती थी कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सो अगर ऊपर वाले ने हमें ये जीवन दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है कि हम ये चैलेंजेस जो हैं वो उनको देख सकते हैं। तो आपसे बात करके लगता है कि लगता नहीं, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को बयान किया है तो काफी चैलेंजिंग और काफी वर्सेटाइल रही है आपकी लाइफ। जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को जिया है, अलग अलग तरीके के पड़ाव को पार किया है, अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटी आए हैं, सबको अडेप्ट किया है, सबको एक्सप्लोर किया है, कभी ना गिव अप करने वाला एक एटीट्यूड है आपका। तो आपकी खुद की लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है, एज अ ह्यूमन बीइंग आप खुद इतने इंस्पायरिंग हो। बट आई वांट टू नो कि आपको किसी ने इंस्पायर किया है लाइफ में? हु इज योर इंस्पिरेशन? मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे थिएटर क्यों पसंद है और मुझे इस तरह की ऑटोबायोग्राफीज क्यों पसंद है, क्योंकि मैं अपने आप को इंस्पायर ही करने के लिए ये सारे लोगों को देखती हूँ या सुनती हूँ या पढ़ती हूँ। सो राइट फ्रॉम माय मदर, जब से मैं पैदा हुई से लेके आज मेरी जो डॉटर है, मैं आई थिंक जितने लोग मेरे जीवन में आए हैं मैं सबसे इंस्पायर होती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती हूँ। एक पर्टिकुलर किसी के लिए कहना कि मैं इनसे इंस्पायर हुई हूँ, दैट वुड बी रॉन्ग। मतलब जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है। और अभी
एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली कुछ पढ़ रही थी, आई थिंक वो क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं, लेडी हैं, एंड उनके जी। बारे में उनका थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए प्रोनाउंस करना, सो हम्म, नाम क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम्म, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस द रॉन्ग नेम, बट मैं उनके बारे में पढ़ रही थी अभी कहीं, ऐसे कुछ पढ़ते-पढ़ते ही पहुँच गई थी वो पढ़ने। सो हम्म, उनकी जब मैंने लाइफ़ पढ़ी तो मैं मतलब अमेज़्ड, आई वाज़ लाइक कि मैं तो कुछ भी नहीं किया अभी जीवन में हमने। 46 हम्म, की एज में वो क्रोएशिया की प्रेसिडेंट हैं, और हम्म, शी वाज़ इन द आर्मी, एंड नाटो में थी, अफ़गानिस्तान गईं, और हम्म, मतलब उनका बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और जब उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखेंगी तो गज़ब की खूबसूरत, गज़ब की। सो मैं मतलब उनको देख के और उनके बारे में पढ़ के अभी एज़ ऑफ नाउ लेटेस्ट तो मैं उन्हीं से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और इस तरह से मतलब मैं सभी लोगों की जर्नीज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप खुद सोचती हूँ कि वाओ! इफ आई कैन, मतलब इतना सा भी मैं अगर कुछ कर पाऊँ अपने हम्म। जीवन में उनकी तरह। सो बिल्कुल, ये यस। आपने बहुत सही कहा कि किसी की भी लाइफ की जर्नी, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल अलग होता है, आपसे डिफरेंट होता है, उनके वेज अलग होते हैं, डील करने के तरीके अलग होते हैं। तो किसी की भी लाइफ की जर्नी आई थिंक एक पूरी किताब होती है। अ, पूरा ज्ञान आपको मिलता है अगर आप किसी के बारे में भी पढ़ते हो, उनसे सीखते हो। तो ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, और मैं खुद भी इस चीज को मानती हूँ कि किसी की भी लाइफ की जर्नी जब आप सुनते हो या पढ़ते हो तो बहुत इफेक्ट करती है। ओके मैम, तो अभी तक की लाइफ की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन क्या कभी कोई इतना बड़ा चैलेंज रहा है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए? अगर आप शेयर करना चाहें तो। और क्या वो तरीके थे जिस तरीके से आपने डील किया, और किस तरीके से उस सिचुएशन को ओवरकम किया? सोनिका, मैं आई थिंक भगवान की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि लाइफ़ में देखिए वही बात है कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं, उतराव-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मुझे हमेशा बहुत सपोर्टिव लोग मिले, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं दुनिया में अकेले हूँ और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। सो चैलेंजेस आए ऑफ कोर्स, बट हमेशा मेरे साथ सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली हमेशा खड़ी रही। सो या मतलब ऐसा, मैं एज़ सच कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कह सकती कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। हर हर समय, मतलब आई लॉस्ट माय फादर एट अ वेरी यंग एज, आई वाज़ हार्डली इन 7th व्हेन आई लॉस्ट हिम। सो उस टाइम मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स मेरे साथ खड़े थे, और मेरी मदर थी जो पिलर थी, और बाकी सारे रिलेटिव्स थे। जब मदर गईं तब भी मतलब लाइक ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत टाइम आपको ऐसा लगता भी है कि आप अकेले हो। लेकिन सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि मुझे उन्होंने इतने सपोर्टिव फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो नजरिया है लाइफ की तरफ, कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है बट आपका जो लुकआउट है आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, अ, एक डीप पर्सनैलिटी, जो आउटर जिसका हम देख सकते हैं, लेकिन जो एक समंदर की तरह गहराई है जिसके अंदर, और जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रहती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है आप। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाएं उनको डील किया जाता है, उनको लाइफ जीने का नाम है, चलने का नाम है। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैसेज तो मैं यही कहूँगी कि आप जीवन में बढ़ते रहें, आगे बढ़ते, जो कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा हुआ तो क्या हुआ? हम्म, जहाँ पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो इस तरह से बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं कि इतना छोटा-सा फल लेने के लिए कोई इतना ऊपर चढ़े। झुके हुए पेड़ की तरह रहें, फल देते रहें, खुद भी सीखते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें और देते रहें। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेनी पड़ेगी। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका जो जीने का तरीका है वो आई थिंक बहुत ही सहज है,
तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो विदा लेते हैं आपसे और फिर मिलेंगे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ, एक नई लाइफ की जर्नी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू थैंक यू राधिका जी, सोनिका, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू।